हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इकोनॉमी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, हमारे फार्मर्स के इंटरेस्ट, इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। हाल ही में फार्म एजिटेशन की वजह से जब गवर्नमेंट ने तीनों फार्म लॉज को रिपील किया तो कई बार ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या पहली बार हुआ कि फार्मर्स ने इतने लार्ज मूवमेंट को अंजाम दिया? क्या पहली बार हुआ कि गवर्नमेंट को फार्मर्स की बात सुनते हुए फार्म लॉज को या किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स को या प्रोविजंस को या उनकी डिमांड को बेसिकली पूरा करने के लिए कदम उठाना पड़ा? क्या हिस्ट्री रही हमारे फार्म वुमेन्स की या किसान आंदोलन की? और ये आज हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में कॉलोनियल टाइम से, मतलब हमारी आजादी से पहले से लेके आज तक के वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पावरफुल फार्म मूवमेंट्स हुए हैं, उन सभी के बारे में ब्रीफ में आपके साथ डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क डेवलप हो सके, चाहे आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए हो, चाहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, क्योंकि ये हो सकता है आपके GS3 के पेपर, उसके साथ साथ आपके एथिक्स के लिए, आपके ऐसे के लिए या आपके इंटरव्यू या जनरल डिस्कशन के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा? पिछले लगभग 1.5 साल के इस पूरे फार्म मूवमेंट के दौरान कई सारे बेसिकली अप्स एंड डाउन्स आए। फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि तीनों फार्म लॉज को रिपील किया जाएगा। उसके लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने लॉ पास किया और तीनों फार्म लॉज को रिपील भी कर दिया। इसमें कई बार जुडिशियल इंटरवेंशन भी हुआ। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी के महीने में ही इन सभी फार्म लॉज को बेसिकली सस्पेंड कर दिया जब तक कि एक्सपर्ट कमिटी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की वो अपनी रिपोर्ट्स ना दे दे। ये जो प्रोटेस्ट हैं अलग अलग टाइम पे, हिस्टोरिकल टाइम्स पे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिपेंडेंस के बाद ही, इनफैक्ट इंडिपेंडेंस से पहले ही ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम से ही फार्म मूवमेंट्स लगातार कंट्री के अलग अलग बेसिकली पार्ट्स में अलग अलग डिमांड्स को लेके अलग अलग रीजन्स, अलग अलग टाइम फ्रेम्स में होते रहे हैं। बहुत बार सक्सेसफुल रहे अपनी डिमांड्स को मनवाने में और कई बार हो सकता है शायद इतने सक्सेसफुल ना रहे होंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लिया जाए। अभी जो बेसिकली फार्म मूवमेंट हुए, एजिटेशन हुआ, इससे पहले जो एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट माना जाता है हमारी फार्म कम्युनिटी या फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन की जो बेसिकली एजिटेटिंग स्ट्रैटेजी है उसमें, वो है 1984। 1984 में जो फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशंस थी, खासतौर से पंजाब, वहां पर बहुत सारे फार्मर लीडर्स, और सिर्फ पंजाब से ही नहीं लेकिन एक्चुअली पूरे कंट्री से, चंडीगढ़ में इकट्ठा हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट। और जब यह एजिटेशन पंजाब के चंडीगढ़ में स्टार्ट हुआ 1984, उसको देखते हुए इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी सेम डिमांड्स को लेके कई जगह हमारे किसान आंदोलन या फार्म मूवमेंट्स होना शुरू हो गए। 1984 को पहला जॉइंट एजिटेशन माना जाता है फार्म लीडर्स का, जिसमें मल्टीपल स्टेट से, कई सारी स्टेट से एक सिंगल डिमांड को लेके कि किस तरीके से जो हमारे फार्मर्स हैं, उनकी जो क्रॉप्स हैं, उनकी जो प्रोड्यूस है, उसके लिए किस तरीके से एक अच्छी रिन्यूमरेटिव प्राइस बेसिकली उनको मिल सके। और इस 1984 के एजिटेशन से बना ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ नॉन पॉलिटिकल फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो इस बार संयुक्त किसान मोर्चा या SKM जिसको कहा गया है, उसके रफली पैरेलल माना जा सकता है। अभी जो संयुक्त किसान मोर्चा बेसिकली बना, रफली साल भर से ज्यादा का जो फार्मर एजिटेशन हुआ, दिल्ली के बॉर्डर्स पे, नोएडा के बॉर्डर्स पे, गाजियाबाद के बॉर्डर्स पे, कई बार गवर्नमेंट ने निगोशिएट करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरवेंशन रहा और उसके बाद फाइनली पार्लियामेंट में तीनों फार्म लॉज को बेसिकली रिपील कर दिया। जो प्रोटेस्ट हुई 1984 की किस डिमांड को लेकर हुई होंगी? उस वक्त के फार्मर्स, खासतौर से पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र, इन तीन स्टेट्स के फार्मर्स की मेजर डिमांड रही कि जब 1960s 1970s में ग्रीन बेसिकली रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई, उसके बाद उनका बेसिकली प्रोडक्शन लेवल बढ़ने लग गया, खासतौर से व्हीट का और राइस या बेसिकली पैडी को लेके पूरे नदर्न प्लेन्स में। लेकिन 1980s में गवर्नमेंट का डेटा ही यह शो करने लग गया कि 1970s की इस बढ़त के बाद फार्मर्स की इनकम एक बार फिर से गिरने लग गई। इसको लेके फार्मर्स ने 1984 में चंडीगढ़ से एजिटेशन स्टार्ट हुआ। पंजाब के फार्मर्स, हरियाणा के फार्मर्स, महाराष्ट्र के फार्मर्स और कंट्री में और कई जगह के फार्मर्स जहां पर व्हीट और पैडी मेजर बेसिकली कल्टीवेटेड क्रॉप्स रही, उन्होंने इस फार्म प्रोटेस्ट को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। 1984 की जो एजिटेशन है, जिसको गवर्नमेंट को बेसिकली फाइनली मानना पड़ा, इसको फार्मर्स की पहली बड़ी विक्ट्री माना जाता है फार्मर बॉडीज की इंडिपेंडेंट इंडिया में।
लेकिन 1984 यह पहली बार नहीं हुआ जब फार्मर्स ने एजिटेट किया। यह एक्चुअली अगर आप कॉलोनियल टाइम से देखें तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए, बहुत सारे टाइम फ्रेम्स में, कि कॉलोनियल टाइम्स के टाइम से ही हमारे फार्मर्स प्रोटेस्ट करते रहे अलग अलग बेसिकली डिमांड्स को लेके, या कोई ऑप्रेसिव पॉलिसी हो, या कोई गलत पॉलिसी हो, या हाई टैक्सेशन हो, या उनका एक्सप्लॉयटेशन हो, उसके अगेंस्ट। तो चलिए कॉलोनियल टाइम्स में थोड़ा सा पीछे चलते हैं और शुरुआत करते हैं 1987। 1987 में जो एक बुक पब्लिश हुई बाय एमवी नदकर्णी, फार्मर मूवमेंट्स ऑन इंडिया, उसके हिसाब से 1874 की जो फार्मर प्रोटेस्ट रही, जिनको डेक्कन राइट्स भी कहा जाता है, इनको एक्चुअली सबसे पहली डॉक्यूमेंटेड लार्ज स्केल फार्मर प्रोटेस्ट के रूप में पूरे कॉलोनियल टाइम्स में माना जाता है। दोस्तों, ये जो फार्म प्रोटेस्ट हुई 1874 की, ये बेसिकली महाराष्ट्र और कर्नाटक के एरियाज में हुई, और इनकी मेन डिमांड थी मनी लेंडर्स, मतलब जो लोग ब्याज पे बेसिकली पैसा देते हैं, बहुत ज्यादा ब्याज पे पैसा देते हैं, किसान उसको हो सकता है वापस चुका ना पाए, और उसके एवज में ये जो मनी लेंडर्स होते हैं ये फिर उनकी जमीन को हड़प लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं। और उस वक्त के फार्मर्स की डिमांड थी कि जो मनी लेंडर्स हैं ये सब कुछ करते हैं उस वक्त की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके इशारे पर या उसके बिहाफ पर, जो एक्चुअली इन मनी लेंडर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमेशा सपोर्ट करती रही। और ऐसे बहुत सारे जो मनी लेंडर्स थे ये वर्क करते थे बड़े लैंडलॉर्ड्स या बेसिकली जमींदार्स के लिए। और लैंडलॉर्ड्स या जमींदार की हमेशा ये कोशिश रहती थी कि किस तरीके से छोटे जमींदार या छोटे बेसिकली जो लैंड होल्डिंग्स हैं उनको अपने में मिला के अपने लैंड होल्डिंग्स को और ज्यादा कंसोलिडेट कर लिया जाए, बड़ा कर लिया जाए। और उस वक्त इस बेसिकली प्रोटेस्ट को लीड किया दादा साहेब देशमुख ने। दादा साहेब देशमुख ने फार्मर्स को कन्विंस कर लिया कि ये जो आप बहुत ज्यादा ब्याज या बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट्स ऑफ इंटरेस्ट आप मनी लेंडर्स को पे करते हैं, ये आपको पे करने की जरूरत नहीं है। फाइनली मई 12, 1875 में ये प्रोटेस्ट बेसिकली वॉयलेंट हो गई। एक विलेज जिसका नाम है सूपा, जहां पर जो फार्मर्स थे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। वहां शॉप्स थी या हाउसेस थे मनी लेंडर्स के। और फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब ये बात पता चली कि ये जो फार्म प्रोटेस्ट हैं ये अब वॉयलेंट हो गई हैं, तो उन्होंने फार्मर्स का जो डिस्कंटेंट था या उनकी जो दिक्कतें थी, ग्रीवियांसेस थे, उनको एड्रेस करने के लिए इंक्वायरी कमीशन सेटअप कर दी, जो बेसिकली हेड की गई जेबी रिचले द्वारा। ये जो कमीशन थी इसने कई सारी बेसिकली रिकमेंडेशंस थी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन इसकी ये रही कि फार्मर्स की जो प्रॉपर्टी है उसको कोई भी अथॉरिटी तब तक कुर्क नहीं कर पाएगा, अटैच नहीं कर पाएगा, जब तक कि कोई कोर्ट जुडिशरी उसका स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं दे देता है। इसके अलावा इस कमेटी, जेबी रिचली कमेटी ने एक फार्मर से अगर उनका कोई बकाया है, उनकी कोई डेट है, उसको बेसिकली कैसे वसूला जाए, इसकी बहुत सारी रिकमेंडेशंस भी उस वक्त लेआउट की। यह रहा हमारा 1874 और 1875 का पहला मेजर फार्म प्रोटेस्ट, डेक्कन राइट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट मेजर फार्म प्रोटेस्ट रहा वो रफली 6 मंथ्स लॉन्ग, 6 महीने लंबा, 1906 ये बेसिकली हुआ पंजाब में। और ये भी जो ब्रिटिश लॉज उस वक्त हुआ करते थे, कई बार जब क्रॉप्स फेलियर होने लगी पंजाब में, उसके बाद वाटर टैरिफ्स मतलब पानी का किराया बढ़ाया गया, और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पूरे इंडिया में रोल आउट किया, इस पॉलिसी के तहत ब्रिटिशर्स अगर किसी के औलाद नहीं होती, खासतौर से मेल लीगल हेयर नहीं होता, मतलब बेसिकली बेटा नहीं होता, लीगल हेयर नहीं होता, तो उसकी जमीन को ब्रिटिश खुद ले सकते थे। ऐसे एम्पायर्स को ब्रिटिश खुद ले सकते थे, जो कि मॉडर्न इंडिया के लेक्चर्स में हम बहुत डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। इस पॉलिसी के तहत बहुत सारे किसानों की जमीन ब्रिटिशर्स बेसिकली हड़पना शुरू कर चुके थे। और फाइनली इन पॉलिसीज की वजह से जो हमारे किसान थे, पेजेंट्स थे, वो शेयर क्रॉपर्स की तरह बेसिकली बन गए थे। मतलब ना ही अपनी जमीन को बेच सकते थे, ना ही कुछ खरीद सकते थे, ना ही उस पर ट्रीज लगा सकते थे, ना ही उस पर अपना घर बना सकते थे, ना ही अपनी झोपड़ी तक बेसिकली रख सकते थे। और इस वजह से 1960 में अजीत सिंह संधू ने ललितपुर में, जो एक्चुअली अजीत सिंह संधू थे भगत सिंह के अंकल, इन्होंने इस मूवमेंट को स्पेयर हेड किया। और उन्होंने फार्मर्स का जो डिस्कंटेंट था कि क्यों आप हमारी जमीन को ले लेंगे अगर हमारे पास मेल बेसिकली लीगल हेयर नहीं है, क्यों ये किसी की वाइफ को, क्यों या किसी के चाचा को, क्यों या किसी के भतीजे को, क्यों या किसी की बेटियों को ये प्रॉपर्टी नहीं जा सकती, ब्रिटिशर्स को ही ये बेसिकली प्रॉपर्टी क्यों जाएगी। और फाइनली ये
अजीत सिंह संधू की लीडरशिप में जो एजिटेशन हुआ 1907, इसके बाद ब्रिटिशर्स को झुकना पड़ा और उन्होंने ये जो लॉज थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, शायद इनको शेयर क्रॉपर्स की तरह रिड्यूस कर दिया, इनको 6 महीने के अंदर वापस बेसिकली लेना ही पड़ा। और इन प्रोटेस्ट के दौरान पगड़ी संभाल जट्टा एक पंजाबी बलाड है बाके दयाल द्वारा, और इनफैक्ट अभी कुछ सालों पहले जो एक मूवी आई अजय देवगन की भगत सिंह, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल रहा और इस सॉन्ग को गाया गया अभी के जो बेसिकली फार्म प्रोटेस्ट हुए दिल्ली के आसपास उनमें भी। और पगड़ी संभाल जट्टा का मतलब है कि किसान अपनी बेसिकली जो रिस्पेक्ट है या उनका जो प्राइड है, उनका जो टर्बन है, पगड़ी है, उसको संभालें, अपनी इज्जत के लिए लड़ें, अपने बेसिकली प्राइड के लिए लड़ें। तो सोचिए कितना पुराना कॉन्सेप्ट है। 1906 1907 में इसकी शुरुआत हुई और अजीत सिंह संधू की जो पिक्चर्स हैं इस बार की जो फार्म प्रोटेस्ट रही वहां पर भी कई जगह बेसिकली देखी गई। 1907 का जो ये पंजाब का फार्म प्रोटेस्ट रहा, इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट रहा 1914 का, और ये 1914 का बेसिकली प्रोटेस्ट रहा इससे पहले कि गांधी जी 1915 में इंडिया में आए। 1914 का जो ये प्रोटेस्ट रहा, ये बहुत फेमस नाम है, अंडर ताना भगत। एक ट्राइबल प्रोटेस्ट रहा जो हमारी ईस्टर्न स्टेट्स हैं झारखंड की, उसमें, और ये सबसे पहले एक पीसफुल मूवमेंट के स्टार्ट में हुआ। उसके बाद इनकी जो मेन डिमांड रही, इनकी डिमांड रही कि जो बहुत हैवी टैक्सेस हैं जो ब्रिटिशर्स ने बेसिकली लेवी किए हैं हमारे फार्मर्स के ऊपर, उन टैक्सेस को वापस लिया जाए। रामोसी कम्युनिटी उस वक्त की वेस्टर्न स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वो भी सिमिलर टाइप के डिमांड के लिए उस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे थे। सेम डिमांड्स तेलंगाना और वेस्ट बंगाल के फार्मर्स भी उस वक्त कर रहे थे। और फिर 1917 का जो नेक्स्ट हमारा प्रोटेस्ट है, जिसको चंपारण भी कहा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री में आप बहुत इंटरेस्टेड पढ़ते हैं, वहां पर जो एजिटेटिंग फार्मर्स थे वो एजिटेट कर रहे थे। एक नया रेगुलेशन ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया कि एक्चुअली हमारे जो फार्मर्स हैं वो चाहें या ना चाहें उनको इंडिगो या नील की खेती करनी पड़ेगी, जो एक कमर्शियल क्रॉप है जो आप खाने के काम में नहीं ले सकते लेकिन इंडस्ट्रियल डाइज बनाने के लिए आप काम में ले सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी आपको जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपकी जो जमीन है, सॉइल है, इस खेती की वजह से टाइम के साथ इनफर्टाइल हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, कुछ उगा आप इस पे नहीं पाएंगे। इस प्रोटेस्ट में एक्चुअली फाइनली जब 1915 में गांधी जी इंडिया में आए तो उन्होंने भी 1915 में साउथ अफ्रीका से आने के बाद इस प्रोटेस्ट को 1917 में ज्वाइन किया। और इस वजह से चंपारण की जो प्रोटेस्ट है इसको हिस्टोरियंस पहला मास पीसफुल मोमेंट कहते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि जो प्रोटेस्ट रही फाइनली ब्रिटिशर्स को ये जो कंडीशन थी कि आपको जबरदस्ती इंडिगो या नील की खेती करनी पड़ेगी, ये इसको वापस लेना पड़ा। साथ ही साथ जो टैक्सेस बढ़ाए ब्रिटिशर्स ने, उन टैक्सेस को भी फिर से बेसिकली कम करना पड़ा। और ये चंपारण का फार्म प्रोटेस्ट ही रहा जहां पर गांधी जी को बापू का टाइटल दिया गया। इस 1917 के चंपारण के फार्म प्रोटेस्ट के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्म मूवमेंट है वो रहा अवध रीजन में, जो अभी यूपी में बेसिकली आता है। ये मेजर प्रोटेस्ट रहे 1920 1922 और इनकी भी मेन डिमांड रही कि जो मनी लेंडर्स हैं, जो ब्याज पे बेसिकली कर्जा देते हैं, उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा है या टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत एक्सप्लॉइटेटिव हैं। और ये अवध की 1920-22 की जो प्रोटेस्ट रही, इनको सपोर्ट किया, स्पीयरहेड किया, किसने किया होगा? मदन मोहन मालवीय ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इनको सपोर्ट मिला श्री मोतीलाल नेहरू जी से, जो बेसिकली फादर रहे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू, और उसके अलावा उस वक्त के और भी कई कांग्रेस लीडर्स का। 1922 के अवध फार्मर प्रोटेस्ट के अलावा 1921, जिसके इस साल 100 साल पूरे होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्म एजिटेशन 1921 का मोपला म्यूटिनी। ये बेसिकली हुआ केरला के मालाबार रीजन में, और ये इसकी भी डिमांड मेनली यही रही कि एक्चुअली जो लैंडलॉर्ड्स हैं ये बहुत ज्यादा टैक्सेस लेवी कर रहे हैं हमारे फार्मर्स पे, और ये लैंडलॉर्ड्स इन टैक्सेस को लेवी करते हैं किसके बिहाफ पे, किसके इशारे पे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। और इस वजह से इन टैक्सेस को कम किया जाना चाहिए, वापस लिया जाना चाहिए। और सिचुएशन इतनी खराब हो गई इस मोपला म्यूटिनी में कि एक्चुअली ब्रिटिशर्स को वहां पर मार्शल लॉ डिक्लेयर करना पड़ा। जो केरला गवर्नमेंट है उन्होंने, क्योंकि इस साल इस मोपला म्यूटिनी के 100 साल 100 ईयर्स बेसिकली पूरे हो जाते हैं, सेंटेनरी हो जाती है, तो उन्होंने मोपला म्यूटिनी का बेसिकली टूरिस्ट सर्किट बनाने भी डिक्लेयर किया है। इनफैक्ट अगर आप प्री इंडिपेंडेंस एरा में देखें, आजादी से पहले की बात देख लें, तो जो फार्मर्स मूवमेंट हुए
लैंड बेस्ड मूवमेंट्स हुए उनको दो टाइप में आप कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो ऐसे मूवमेंट्स हुए जो एक्चुअली लैंडलॉर्ड्स या मनी लैंडर्स के अगेंस्ट हो, दूसरा ऐसे जो गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा हाई टैक्सेशन हो या उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा हो उसके बेसिकली अगेंस्ट हुए। और अगर आप सही मायने में देखें तो इंडिपेंडेंस से पहले जो फ्रीडम मूवमेंट था हमारा, वो काफी हद तक जो ये फार्म प्रोटेस्ट होती रही टाइम टू टाइम, या ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी हमारी फार्मिंग कम्युनिटी, हमारे किसानों के ऊपर, चाहे हाई टैक्सेशन हो या मनी लैंडरिंग हो या फिर जमींदारी सिस्टम हो या बेसिकली एक्सप्लॉइटेटिव लैंड लॉ कंडीशन हो, इन सभी के अगेंस्ट में जो सेंटीमेंट रहा हमारी वाइडर फार्मिंग कम्युनिटी, उसका ही नतीजा या उसकी ही एनर्जी को फनल किया गया हमारे फ्रीडम मूवमेंट को आगे बढ़ाने में। तो ये तो बात हो गई कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में हमारे कौन से मेजर 4 या 5 फार्म बेसिकली मूवमेंट्स रहे। 1874-75 का पहला, उसके बाद आप देखेंगे 1906-1907 का, उसके बाद 1917 का चंपारण, फिर 1920-22 का अवध में, 1921 का बेसिकली मोपिला में। इंडिपेंडेंस के बाद जब हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए तो उसके बाद जो बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स अलग अलग गवर्नमेंट्स ने लाए, उसकी वजह से फार्मर्स के मन में बहुत ज्यादा डिस्कंटेंट शुरुआत में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि लैंड को, जमीन को रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया, बड़े जमींदारों से लैंड को लेकर छोटे जमींदारों को बेसिकली दिया गया। उसके अलावा भी फार्मिंग को काफी सपोर्ट मिला गवर्नमेंट का। लेकिन ये सब चीजें जब चेंज हो गई, जब 1967 में ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च किया गया ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके, हमारी क्रॉपिंग डबल हो सके, बेटर इरिगेशन हो सके, इसके अलावा गवर्नमेंट ने व्हीट और पैडी को परचेज शुरू करना किया, तो 1970s के डिकेड में इन सारे इनिशिएटिव या जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसके इंपैक्ट की वजह से जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी है, यहां के फार्मर्स की जो इनकम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। कई जगह तो फार्मर्स की इनकम अचानक से दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। लेकिन 1980s में एक सैचुरेशन पॉइंट आया, प्रोडक्टिविटी फिर से कम होने लगी, और लेट 1970s अर्ली 1980s में जो गवर्नमेंट का डेटा था वो खुद बेसिकली इस चीज को दिखाने लगा कि जो इनपुट कॉस्ट है, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, यूरिया की हो, फर्टिलाइजर्स की हो, ये इनपुट कॉस्ट तो बढ़ने लगी, लेकिन जो फार्मर्स की इनकम है वो अब बेसिकली कम होने लगी। इसकी वजह से फार्मर्स एक बार फिर से एजिटेशन मोड में आ गए, और 1978 में उस वक्त बेसिकली फॉर्म हुई भारतीय किसान यूनियन, BKU। इसको सेटअप किया गया चौधरी चरण सिंह जी द्वारा, MD नंजुरबार स्वामी द्वारा, नारायण स्वामी नायडू द्वारा, भूपेंद्र सिंह मान द्वारा एंड महेंद्र सिंह टिकैत जी बेसिकली द्वारा। इसके बाद जो कंट्री की फर्स्ट फार्मर रैली थी उसको ऑर्गेनाइज किया गया बाय राज नारायण। जो फार्मर लीडर्स थे उन्होंने रियलाइज किया कि एक्चुअली फार्मर्स या किसानों की डिमांड को उठाने के लिए उनको भी एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाना ही होगा, और इस वजह से उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के अंडर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया। जब ये सारे डेवलपमेंट 1978 से 1980s तक हुए, फाइनली मार्च 1984 में जो नॉन पॉलिटिकल लीडर्स थे फार्मर्स के, चाहे शरद जोशी जी हो महाराष्ट्र से, महेंद्र सिंह टिकैत जी हो जो राकेश टिकैत के फादर हैं यूपी से, या MD नंजुदू स्वामी हो तमिलनाडु से, इन सभी ने चंडीगढ़ के राजभवन के आसपास जो प्रोटेस्ट हुई उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और ये जो प्रोटेस्ट होना शुरू हुई, इसके बाद गवर्नमेंट को जो फार्मर्स की डिमांड थी कि हमें बेटर प्राइसेस मिले, रिन्यूएबल प्राइसेस मिले, इसके लिए उनको नेगोशिएट करना पड़ा। पहले सक्सेस के रूप में देखा जाता है 1984-85 के इन प्रोटेस्ट को। इसके अलावा जब यूपी में पावर टैरिफ बेसिकली बढ़ाए गए तो उस वक्त श्री महेंद्र सिंह टिकैत, उन्होंने भी एजिटेशन के लिए कॉल किया। 3 लाख से ज्यादा फार्मर्स बेसिकली जुड़े उनके गांव सिसौली में, और इसकी वजह से गवर्नमेंट्स को इन सारी डिमांड्स को निगोशिएट करने के लिए, समझने के लिए, मिलके इसका एक सॉल्यूशन बेसिकली निकालने के लिए इन सभी फार्मर लीडर्स के साथ काम करना पड़ा। इसके अलावा जो जाट फार्म लीडर्स हैं, इन्होंने जो बोट क्लब है न्यू दिल्ली का, वहां पर एक बहुत मैसिव प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। 5 लाख से भी ज्यादा फार्मर्स, खासतौर से वेस्टर्न यूपी के, हरियाणा के, और उनकी डिमांड यही रही कि जो हमारी शुगर है या शुगर केन है, इसकी प्राइसेस को बढ़ाया जाए। एक ऐसा कंसेशन है कि इलेक्ट्रिसिटी सस्ती की जाए, फर्टिलाइजर प्राइसेस को घटाया जाए, हमारे शुगर केन को प्राइसेस को बढ़ाया जाए। और ये जब फार्म प्रोटेस्ट बढ़ने लगी तो उसका नतीजा ही रहा, क्योंकि बोट क्लब ऑफ बेसिकली न्यू दिल्ली को पूरी तरह घेर लिया गया, तो गवर्नमेंट ने फाइनल डिसाइड किया कि अब जो प्रोटेस्ट होंगी वो बोट क्लब पे नहीं होंगी, लेकिन सिर्फ जंतर मंतर को प्रोटेस्ट का ऑल्टरनेटिव एवेन्यू माना जाएगा। दोस्तों, इस साल की भी जो फार्म प्रोटेस्ट रही, यही
जो 1874 से अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग डिमांड्स को लेके फार्मर्स ऑर्गेनाइज होते रहे, अलग अलग बैनर्स में, अलग अलग बेसिकली उनके इश्यूज रहे, उनको एड्रेस करने की तरफ, उसका एक्सटेंशन के रूप में ही इनको देखा जा सकता है। बहुत सी बार गवर्नमेंट और फार्मर्स मिलकर इनका सोल्यूशन निकालने में कामयाब हो जाते हैं, कई बार गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम लगता है, कई बार हो सकता है डिमांड्स को इमीडिएटली मीट कर पाना मुश्किल हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डिमांड्स, सभी नहीं लेकिन कुछ डिमांड्स हो सकता है शायद उतनी रीजनेबल ना हो, या किसी पर्टिकुलर डिमांड को लेकर सोच में बेसिकली फर्क हो दोनों पार्टीज की। लेकिन अच्छी बात यह है डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, एक पार्टी अगर किसी चीज से दुखी है तो उसको वो राइट प्लेटफॉर्म सही तरीके से, पीसफुल तरीके से अगर उठाए, गवर्नमेंट्स को सुनती है, निगोशिएशन होता है और फाइनली डेमोक्रेटिक तरीके से, कई बार जिसमें जुडिशियल इंटरवेंशन भी एक उसका पार्ट है, उस तरीके से इन इश्यूज को रिजॉल्व कर लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का लेक्चर जो हमें 1874 से ब्रिटिश टाइम से लेके अभी जो 2020 से बेसिकली प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई, अभी फार्म लॉज जो रिपील हुए उसके बाद प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया गया, वापस ले लिया गया, इसकी आपको स्टोरी क्रोनोलॉजिकली बताता है। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।